हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंध्या एजुकेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस में जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका एनालिसिस कर रहे हैं। हमने 2024 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे हमने 100 प्रश्नों को एनालिसिस कर लिया है। आज हम लोग 2023 में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें भी हमने 70 प्रश्न को देख लिया है। आज हम लोग 70 नंबर से आगे के प्रश्नों को भी देखेंगे कि उसमें क्या पूछा है या फिर उनसे संबंधित और कौन प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज 2023 में पूछे गए प्रश्नों के पार्ट 3 में हम लोग यहाँ से देखना शुरू करेंगे। कह रहा है कि पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले देश थे। अब ये पंचशील समझौता किसके किसके बीच में हुआ है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है भारत, और भारत के सिवा और पूछा है कि किस देश के साथ ये पंचशील समझौता हुआ है, तो हमारा देश हो जाएगा चीन। यानी पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। और आखिर में ये समझौता हुआ कब था, तो हमें याद रखना होगा कि ये हुआ था 1954 में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए क्या कर रहा है। 71 नंबर प्रश्न कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। देखिए, जैसे देश में संसद होता है और संसद के 2 सदन होते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही राज्य में होता है विधानमंडल। राज्य में क्या होता है, विधानमंडल। अब देश में संसद होता है तो राज्य में विधानमंडल होता है। विधानमंडल में 2 सदन, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। तो यही आप लोग से पूछा है कि ये विधानसभा का नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर ये पूछ रहा है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल। तो ये होता है 6 वर्ष। कितना होता है, 6 वर्ष। ठीक है, हर 2-2 वर्ष पे चुनाव होता है और ये 6 वर्ष इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। वही विधानसभा पूछता तो हमारा आंसर क्या देता, 5 वर्ष। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। देखिए आगे के प्रश्न में क्या कह रहा है, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं। तो देखिए, मूल संविधान पूछता तो हमारा आंसर क्या होगा, 22। लेकिन वर्तमान में पूछ रहा है कि भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे। और आर्टिकल पूछेगा तो वर्तमान में 400 450 के आसपास क्या है, आर्टिकल है। कहीं कहीं 448 भी देता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है 73 नंबर प्रश्न में कि अनुच्छेद 18 संबंधित है। तो अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है, कह रहा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, कि शिक्षा के अधिकार से, कि सूचना का अधिकार से, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इनमें जो ऑप्शन दिया गया है, अनुच्छेद 18 जो संबंधित है वो संबंधित है उपाधियों का अंत से। ये किससे संबंधित है, उपाधियों का अंत। यानी पहले क्या होता था, पहले के लोग उपाधि लेते थे, जैसे राय की उपाधि, बहादुर की उपाधि। तो इस प्रकार पहले राजा अपनी राय की उपाधि चाहे और सारी उपाधि लेते थे। लेकिन जब संविधान में आर्टिकल 18 के द्वारा ऐसी उपाधियों का अंत कर दिया गया, अब कोई ऐसा कोई उपाधि ले सकता है तो केवल सेना और शिक्षा के क्षेत्र में ले सकता है, वो भी अपनी योग्यता के आधार पर। तो ये उपाधियों का अंत किया गया। तो इनमें से हमारा ऑप्शन कोई नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आप लोग आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो कि समता का अधिकार आर्टिकल है, उसमें ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 14 में कहा गया है विधि के समान संरक्षण, यानी कानून के समान सब कोई क्या है, बराबर है। और इसमें एक और भी बात कहा गया है, विधि के समक्ष समता। यानी मान लीजिए एक गलती कोई मतलब कोई जानबूझकर करे और एक व्यक्ति कोई अनजान में करे, तो उसको बराबर सजा नहीं, या फिर उम्र के हिसाब से कि सजा का निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें 14 आर्टिकल में कहा गया है कि विधि के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता। और वहीं आर्टिकल 15 में कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग, निवास और भेद, इसके आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर भारत में वो व्यक्ति किसी भी जगह रहेगा तो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आगे कह रहा है कि लोक नियोजन, आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन, यानी नौकरी के बेस पर किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए, इसके अपवाद में है आरक्षण। अगर कोई सोशली रूप से क्या है और इकोनॉमिकली रूप से अगर कोई पीछे है तो उसको आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन और किसी के आधार पर मतलब नौकरी में, सरकारी नौकरी में आपसे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आगे आर्टिकल 17 में कहता है कि अस्पृश्यता का अंत। कहने का मतलब कि किसी प्रकार का छुआछूत
नहीं किया जा सकता है। इसमें भी अपवाद है कि अगर किसी प्रकार की ऐसी बीमारी है जो पास रहने से फैलती हो तो आप उसमें दूर रह सकते हैं, इस पर कोई आपको रोक नहीं सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोरोना में जैसे लोग एक दूसरे से पास आने से डर रहे थे या फिर जो भी था, तो उसमें अस्पृश्यता का अंत वाला कानून नहीं लगेगा, क्योंकि बीमारी में कोई आप पर कोई प्रेशर नहीं लगाएगा कि आप मुझसे छुआछूत जैसा बहाना नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, और 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। देखिए आगे का प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आपात का वर्णन किसमें आता है, ये आता है 352 में। राष्ट्रीय आपात का वर्णन आर्टिकल 352 में आता है। और देखिए ये जो राष्ट्रीय आपात है इसकी घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। इसकी घोषणा कौन करते हैं, राष्ट्रपति। तो ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। अभी तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है। कब कब हुई है, तो एक बार भारत और चीन के बीच युद्ध था तब लगा था 1962 में। उसके बाद भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971 में हुआ तब लगा, और 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार था तब। ये 3 बार अभी तक भारत में राष्ट्रीय आपात लग चुका है। ठीक है, अब इसको लगाया कब जाता है, जब मान लीजिए आंतरिक स्थिति सही नहीं हो या फिर बाह्य आक्रमण का उस समय मतलब डर हो, उस समय इसको लगाया जाता है, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए उस समय में राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। देखिए 75 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था। तो जो ये शिमला समझौता है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। शिमला समझौता किसके किसके बीच में, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब ये हुआ कब था, तो ये हुआ था जुलाई 1972। कब हुआ था, जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग देखते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध होता है, और इसके बाद शांति वार्ता पर 1972 में शिमला समझौता होता है, जो कि हिमाचल में हुआ था। अगला प्रश्न कर रहा है कि पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ। तो देखिए भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना 1971 में, तो जो ये पूर्वी पाकिस्तान था इसको बना दिया गया बांग्लादेश। इसको क्या बना दिया गया, बांग्लादेश। तो वही कह रहा है कि पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ तो इसको बांग्लादेश के नाम से जाना गया, और ये होता 1971 में। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। देखिए दोनों क्वेश्चन एक तरह से मिलता जुलता है। इसमें भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद शिमला समझौता होता है, और इससे पहले का क्वेश्चन कि पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान से कब अलग हो गया, तो 1971 में, और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है। जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है इसका संबोधन राष्ट्रपति करते हैं। और देखिए अगर आप लोग से पूछेगा कि जो संसद के संयुक्त अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो आप लोग लगाइएगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अगर संबोधित पूछ देगा तो राष्ट्रपति, अगर इस अधिवेशन की अध्यक्षता पूछ देगा तो लोकसभा अध्यक्ष। अभी जो लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में है ओम बिरला, जो कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और अगर आपसे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पूछ देगा तो उनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, तो इनका नाम जरूर आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है, मावलंकर। और वर्तमान में किसका नाम बोलिएगा लोग, वर्तमान में आप बोल सकते हैं ओम बिरला, वर्तमान में है ओम बिरला। तो इसको भी ध्यान रखिएगा लोग। आगे के प्रश्न देखिए 78 नंबर कह रहा है कि राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। एक तरह से राज्यपाल सभी राज्यों में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में रहते हैं। राज्य में जो भी घटनाएं होंगी, चाहे जो भी उससे संबंधित कार्य होंगे, वो राष्ट्रपति के सलाह से या फिर उनके आदेश पर ही करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में देखिए अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए पहला दिया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तो देखिए भारत के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। और यहाँ देखिए जो भारत के प्रधानमंत्री हैं इनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर दिया है लोकसभा अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है। जो लोकसभा के बहुमत, जो उस समय के लोकसभा के सदस्य होते हैं उसमें से लोग अपने अध्यक्ष को चुनते हैं, जिनको लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है।
आगे के प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो देखिए ये अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया जाता है कि सरकार की अगर जो गलत नीतियां हैं या फिर उसमें कोई कमी है तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। और इसको केवल लोकसभा में, इसको कहाँ लाया जा सकता है, लोकसभा में लाया जा सकता है। और कम से कम 50 सदस्यों की इस पर क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए, तब अध्यक्ष इस पर सहमति देते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि जो रूस था ये सोवियत संघ के विघटन होने के बाद अस्तित्व में आता है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिसंबर 1991 में, क्योंकि जब सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा तो रूस के अस्तित्व में आता है और संयुक्त राष्ट्र संघ में ये अपनी जगह पाता है। आगे का प्रश्न देखिए क्या कर रहा है बर्लिन की दीवार कब गिरी थी। तो ये जो बर्लिन की दीवार है ये 1989 में गिरी थी। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। आखिर में ये बर्लिन की दीवार बनी कब थी, तो ये बना था 1961 में। ये कब बना था, तो 1961 में। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। 13 अगस्त 1961 में। और बर्लिन की दीवार जो गिरी थी वो 9 नवंबर, ये कब गिरी थी, 9 नवंबर 1989। और ये बना कब था, 13 अगस्त 1961 को। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए हम आगे के प्रश्न को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ये किया गया था लेनिन के द्वारा। किसके द्वारा, तो लेनिन के द्वारा। जब हम लोग देखते हैं कि 1917 में जब रूसी क्रांति होती है और अक्टूबर क्रांति, उसके बाद से बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है, वो भी लेनिन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि शीत युद्ध का कालखंड था, यानी शीत युद्ध का समय कब से कब तक माना जाता है। तो हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है, उसके बाद से विश्व दो ध्रुवीय बन जाता है। एक तरफ अमेरिका और एक तरफ कौन होता है, सोवियत संघ। उसी समय से शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब होती है, 1945 में। और 1991 में सोवियत संघ का जब विघटन हो जाता है उसके बाद से शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1945 से 1991, यानी शीत युद्ध का कालखंड यानी समय पूछा है तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई। जब मान लीजिए कि सोवियत संघ का विघटन होगा तभी तो इसकी शुरुआत होगी, क्योंकि जब सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो जाता है उसके बाद से पूरा विश्व एक ध्रुवीय बन जाता है और अमेरिका का प्रभुत्व कायम होता है। तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, 1991 में अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत हो गई। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, ये पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है, यानी पेंटागन नामक कहाँ अवस्थित है, इमारत। तो ये अवस्थित है अमेरिका में। ये पेंटागन है एक तरह से अमेरिका का ये सबसे विश्व का सबसे बड़ा ये कार्यालय माना जाता है। इसका इमारत सबसे बड़ा है और ये एक तरह से रक्षा विभाग है, ठीक है। तो ये अमेरिका में अवस्थित है। आगे के प्रश्न को देखिए यहाँ पर कह रहा है 87 नंबर प्रश्न में कि परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था। तो ये हुआ था 1968 में। आखिर इसको लाया क्यों गया था, कि हमने देखा था कि अमेरिका ने कैसे जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे। उसके बाद से ये प्रयास किया गया कि कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं करे या फिर परमाणु हथियार नहीं बनाए। इसके लिए एक संधि पर हस्ताक्षर करवाया जा रहा था और जो देश इसमें शामिल होते थे वो बिना अनुमति के न परमाणु परीक्षण कर सकते थे। यानी इनमें ऐसे ही देशों को शामिल किया गया था जो कि परमाणु हथियारों को बढ़ावा नहीं देंगे। तो इस पर संधि हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था कब, 1968 में। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन मानवाधिकार का एक प्रकार है। तो कह रहा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक समानता, आर्थिक अधिकार। तो देखिए ये सब एक तरह से मानव के अधिकार के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उसको समाज में अपनी मत रखने का, अपना सोच रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, समाज में उसको समानता मिलनी चाहिए, उसके पास आर्थिक अधिकार भी होना चाहिए। इसलिए मानव के अधिकार में ये सारे चीज आएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो मैंने कल ही के क्लास में बताया था कि संयुक्त राष्ट्र
संघ में कुल अभी सदस्यों की संख्या कितनी है? 193। और 193 सदस्य कौन कौन है? तो वह है दक्षिणी सूडान, जिसको हम लोग कहते हैं साउथ सूडान। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी। देखिए 90 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय संगठन 1992 में गठित किया गया था? तो देखिए 1992 में जिसका गठन हुआ था वो था यूरोपीय यूनियन। इसका पूर्ण रूप से जो इसको लागू किया जाता है वो 1993 में लागू किया जाता है, 1 नवंबर 1993। लेकिन इसका गठन कब होता है? 1992 में। जो ये यूरोपीय यूनियन है इसको 2012 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें कितने देश हैं? तो 28 देश हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखना। और यूरोपीय यूनियन का अगर आप लोग से मुख्यालय पूछ देगा तो आप लोग बताना ब्रुसेल्स। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखना। चलिए हम अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है 91 नंबर प्रश्न में कि सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया? तो इन लोगों में से किसने सबसे पहले जैसे हमने कहा था कि जैसे अमेरिका को प्रथम दुनिया, संयुक्त राष्ट्र संघ को द्वितीय दुनिया और गुट निरपेक्ष बना था उसको तृतीय विश्व कहा गया। तो इस शब्द का प्रयोग एल्फ्रेड सोवे ने किया था। यानी अमेरिका को पहली दुनिया कहा जाता है और सोवियत संघ को दूसरी दुनिया, वैसे ही गुट निरपेक्ष जो बना था उसको तृतीय विश्व कहा गया। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखना कि इसको किसने कहा था? तो अल्फ्रेड सोवे ने गुट निरपेक्ष को तृतीय दुनिया कहा था, जो भी उसमें देश शामिल थे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अभी हमने 90 नंबर प्रश्न में देखा था कि यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दक्षेस का संबंध है तो दक्षेस सार्क को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सार्क को, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। तो देखिए इस दक्षेस का संबंध किससे है? जिसमें 8 सदस्य थे कुल, और इसका संबंध दक्षिण एशिया से है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य देश हैं? तो वर्तमान में आसियान के 10 सदस्य देश हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो इन सारे देशों का आप लोग नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो इन चारों का नाम दिया है, पूछा है कि भारत के कौन से पड़ोसी देश नहीं है। तो देखिए भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 9, जिसमें 2 जलीय हैं। 2 कैसे हैं? जलीय हैं यानी समुद्री सीमा बनाते हैं, और 7 जो हैं वो स्थलीय हैं। 7 कैसे हैं? तो स्थलीय और 2 जलीय। इस प्रकार से टोटल 9 भारत के पड़ोसी देश हैं, जिसमें नेपाल भी भारत का पड़ोसी देश है, पाकिस्तान भी है, भूटान भी है। लेकिन ये सिक्किम तो भारत का राज्य है, ये देश थोड़ी ना होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। अब देखिए जो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं वो कौन है? जैसे आप लोग देख सकते हैं भारत के पड़ोसी देश में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सारे हो सकते हैं। और जलीय में चीन भी होगा। जैसे जलीय में पूछ देगा तो मालदीव और श्रीलंका का भी नाम आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 10 दिसंबर मनाया जाता है। 10 दिसंबर किस लिए मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब कह रहा है कि इसमें अगला प्रश्न देखिए, जैसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि 10 दिसंबर क्यों मनाया जाता है? तो मानवाधिकार के दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे एक और चीज भी दिया है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून। ये कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग चारों मतलब ऑप्शन को देख लिए हैं कि पर्यावरण दिवस 5 जून को, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, योग दिवस 21 जून को, और महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया? तो जो बांग्लादेश है, सोचिए जब पूर्वी पाकिस्तान से अलग होगा तो क्या बनेगा? बांग्लादेश। और भारत पाकिस्तान का उसी समय युद्ध होता है 1971 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1971। भारत पाकिस्तान के 1971 में जब युद्ध हुआ उसके बाद कौन अस्तित्व में आया? तो बांग्लादेश।
अगला प्रश्न कह रहा है कि पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था। जो पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध जो संघर्ष हुआ था उसका नेतृत्व यहाँ पर पूछ रहा है किसने किया था। तो हमारा आंसर क्या होगा, शेख मुजीबुर रहमान। तो इनको भी हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि 1971 में जब ये पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्र में से ये नेतृत्व करते हैं। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में उस समय संघर्ष छिड़ा था 1971 में, ठीक है। उसी समय ये पूर्वी पाकिस्तान का नेतृत्व किए थे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के, यहाँ पे देखिए कह रहा है भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा श्रीलंका। जब हम देखते हैं कि श्रीलंका में जो लिटे नाम का एक आतंकवादी संगठन था, वहाँ पे श्रीलंका मतलब लिटे नामक जो संगठन था उसने क्या किया था, वहाँ पर श्रीलंका पर बहुत, वहाँ के सरकार को भी बहुत परेशान किया था। इसलिए भारत ने वहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए अपनी भारतीय शांति सेना भेजी थी वो श्रीलंका में, ठीक है, जो कि वहाँ का लिट्टे नामक एक संगठन था, ठीक है, लिट्टे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 100 नंबर, फरक्का नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो ये हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच। आखिर में ये कब हुआ था, तो हमें याद रखना होगा 1996 में, ठीक है। 1996 में फरक्का नदी जल समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में हुआ था। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। तो चलिए हमने 2023 में पूछे गए 100 प्रश्नों का एनालिसिस कर लिया है। अब हम लोग 2022 में पूछे गए प्रश्नों को, 100 प्रश्नों को देख लेंगे। उसके बाद से हम लोग हिस्ट्री के भी प्रश्नों को देखेंगे जो कि 2024 में पूछे गए हैं, 2023 में पूछे गए हैं। उन सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। अगर आपने 2024 में पूछे गए प्रश्नों को जो मैंने कराया है उनका वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।